Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of zoology and today we will study about resting membrane potentials. Student, हम लोगों ने अपना जो है zoology C का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था नर्वस कोऑर्डिनेशन. तो उसमें आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारे पास नर्व इम्पल्स, या फिर यूं कह लें कि नर्व इम्पल्स के अंदर हम स्टडी करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नर्व इम्पल्स है क्या. तो नर्व इम्पल्स क्या है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज. समझे, एक वेव है किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल. इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब कि क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, चार्जेस हैं, चार्जेस का डिफरेंस है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है. इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, जब हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के अंदर चेंज आता है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. ठीक है, तो वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन. ये आपके पास एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की यहां से सारी, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगी तो इस नर्व इम्पल्स के अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा. कैसा चेंज आएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आएगा. उसके साथ साथ क्या होगा कि आयंस के साथ साथ इसके अंदर केमिकल चेंज भी आएगा, यानी कि एसिड्स और प्रोटीन्स मौजूद हैं जो उनके अंदर भी चेंज आएगा. नर्व इम्पल्स क्या है? हमारे पास मैसेज है. वो मैसेज जिसको सेंसरी जो न्यूरॉन है उन्होंने रिसेप्टर से उसको रिसीव किया है और उन्होंने अब क्या करना है? उसे ब्रेन को देना है और ब्रेन में वहां पे उसकी प्रोसेसिंग होनी है. प्रोसेसिंग के बाद ब्रेन ने वो मैसेज दे देना है मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने क्या करना है कि वो मैसेज लेके जाना है इफेक्टर तक, और इफेक्टर के पास जब वो जाएगा तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट होगा. अब हमने आज के टॉपिक में ये देखना है कि मैसेज जो है, जो नर्व इम्पल्स है, वो ट्रैवल कैसे करती है. उस टाइम पे न्यूरॉन जो है उसकी क्या कंडीशन होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें, हमने कह दिया कि चार्जेस के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है. सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है ये मैं भी आपको बताती हूँ. पोटेंशियल का मैंने आपको बता दिया है कि चार्जेस की वजह से क्या होना? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाना. रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग नाम से आपको पता चल रहा है कि इस टाइम पे जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट की हालत में है. ठीक है, मेम्ब्रेन किसकी? मेम्ब्रेन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, नर्व की मेम्ब्रेन. और हम नर्व की मेम्ब्रेन को, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरोलीमा. ठीक है, जैसे हम मसल की मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं, इसी तरह हम न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को न्यूरोलीमा कहते हैं. वो किसकी हालत में है? रेस्ट की हालत में है. जब वो रेस्ट की हालत में है बच्चे, तो इसका मतलब है उस टाइम इसके अंदर से कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही. वो किस स्टेट में है? वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है. ठीक है, इस टाइम यानी कि उसके अंदर कौन सा पोटेंशियल है? नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल है उसके अंदर, जब वो रेस्ट की स्टेट में है. और जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगी, जब वो रेस्ट की हालत में नहीं होगी, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा हम उसे कहेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल कर रही होगी तब हम उसे क्या कहेंगे? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और जब न्यूरोलीमा जो है, जो हमारे पास न्यूरॉन है, वो क्या है? रेस्टिंग कंडीशन में है, उसके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. तो उस टाइम पे ये जो जब रेस्ट की हालत में है तो उस पोटेंशियल को हम क्या कह रहे हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब उसके अंदर से कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही. अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि न्यूरॉन के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, किस तरह से ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है, और उस टाइम पे क्या कंडीशन होती है, कौन से आयन कहां पे मौजूद होते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास ये न्यूरॉन है, ये हमने इसके एक्सॉन को हमने बड़ा कर लिया, ये हमने इस मेम्ब्रेन को, न्यूरोलीमा को बड़ा कर लिया. जब हमने बड़ा किया स्टूडेंट्स,
तो ये आउटसाइड वाला जो रीजन है ये मैंने यहाँ पे आउटसाइड लिख दिया है, और जो ये इसकी इनसाइड थी ये यहाँ पे इसको मैंने इनसाइड लिख दिया है। अब जो आपने फोकस करना है वो दो चीजें हैं, सोडियम आयन प्लस पोटाशियम आयन। स्टूडेंट्स, जो सोडियम आयन है, गौर से सुनिएगा, जो सोडियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन इनसाइड लेस होती है, आउटसाइड ज्यादा होती है। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर की साइड पे ज्यादा होती है, अंदर की साइड पे कम होती है, जबकि पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड ज्यादा होती है, आउटसाइड लेस होती है। इसको मैं लिख देती हूं, आउटसाइड मोर एंड पोटाशियम आयन इनसाइड मोर। ठीक है, ये एरोहेड शो कर रहा है किसी कंसंट्रेशन इस जगह पे ज्यादा है, सोडियम आयन बाहर की साइड पे ज्यादा है, पोटाशियम आयन इनसाइड ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि सोडियम आयन बाहर जो है पोटाशियम आयन की निस्बत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो आउटसाइड है आपके पास मेम्ब्रेन की वो मोर पॉजिटिव होती है और इनसाइड मोर नेगेटिव होती है। या आप अगर ये कह सकते हैं कि जो आउटसाइड है वो मोर पॉजिटिव है और इनसाइड लेस पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, या यूं कह लें कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव है, इनसाइड मोर नेगेटिव है। किस हालत में? जब जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग कंडीशन में। स्टूडेंट्स, अब ये होता कैसे है कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव हो जाए और इनसाइड मोर नेगेटिव हो जाए? तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो है सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। मतलब के बच्चे, मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है एक पंप लगा हुआ। ठीक है, एक पंप लगा हुआ है इस तरह से, और ये पंप जो है बच्चे, इसको हम कह रहे हैं सोडियम पोटाशियम, साथ में हम कह रहे हैं एटीपेज। एटीपेज है मतलब के ये पंप क्या कर रहा है, एटीपी यूटिलाइज कर रहा है, एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। अगर आपने इस पंप को चलाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फिर क्या होगा कि सोडियम आयन जो है बच्चे, क्या होगा कि 3 सोडियम आयन, यहां पे मैं लिख रही हूं, इसको आप नोट डाउन कर लें। 3 सोडियम आयन जो है, ठीक है, वो क्या होगा, अंदर से बाहर भेजे जाएंगे। ठीक है, और 2 पोटाशियम आयंस इस पंप में से गुजर के बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। 3 सोडियम आयन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड 2 पोटाशियम आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब आप देखिए कि बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और सिर्फ 2 पोटाशियम आयन 3 के बदले में अंदर जा रहे हैं, तो पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन सोडियम के निस्बत क्या होगी, अंदर कम होगी, तो आउटसाइड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है बच्चे, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। अब ये जो आपकी मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, इसके इनसाइड जो है बच्चे कुछ ऑर्गेनिक आयन भी होते हैं। वो ऑर्गेनिक आयन प्रोटीन्स और एसिड्स होती हैं, और ये प्रोटीन्स और एसिड्स जो है बच्चे, ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं। नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इनसाइड अकोमोलेटेड होती है। और आपको पता है कि जब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और एसिड्स अंदर की साइड पे अकोमोलेट हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो इनसाइड मोर नेगेटिव हो जाएगी और आउटसाइड मोर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तीसरी क्या चीज है, थर्ड चीज है बच्चे, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस। पोटाशियम आयंस की लीकेज जब होती है तो भी क्या होता है कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव होती है, इनसाइड मोर नेगेटिव होती है। अब वो लीकेज कैसे होती है बच्चे, हमने कहा कि पोटाशियम आयन जो है ना वो क्या है, इनसाइड ज्यादा है आउटसाइड की निस्बत, आउटसाइड पोटाशियम आयन सोडियम आयन ज्यादा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि आउटसाइड को मोर पॉजिटिव करना है, इनसाइड को लेस पॉजिटिव करना है। तो बच्चे, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करती है, ये जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है
फॉर पोटाशियम आयन, जबकि जो अदर आयन्स और प्रोटीन है उनके लिए ये सेमी परमिएबल या फिर इम्परमिएबल है, जबकि जो ये पोटाशियम आयन है उनके लिए ये क्या है, परमिएबल है। परमिएबल है इसका मतलब है ये उन्हें अपने अंदर से गुजरने देती है। होता क्या है बच्चे, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन्स लगी होती हैं और ये जो पोटाशियम आयन्स हैं ये ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां पे मैं एक वर्ड बोल रही हूं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि जब एक कोई भी चीज हाई एरिया टू लो एरिया मूव करे, जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे जब वो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि मूवमेंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो फिर क्या होता है बच्चे कि अब ये जो आपके पास पोटाशियम आयन है ये अंदर की साइड पे ज्यादा है, तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन्होंने कहाँ जाना है, उस जगह पे जाना है जहां पे ये कम है। तो अब क्या है कि ये मेम्ब्रेन जो है ये इनको अलाउ कर रही है कि ये गुजर जाएं, ये इन्हें गुजरने दे रही है। ठीक है, सोडियम को नहीं गुजरने देती, सोडियम के लिए स्पेशल गेट लगे होते हैं, वो गेट खुलेंगे तो सोडियम अंदर या बाहर जाएगा, जबकि जो पोटाशियम है उसको ये क्या है कि अपने अंदर से आसानी से गुजरने देती है। तो पोटाशियम आयन इनसाइड से आउटसाइड मूव कर जाएंगे इजीली, मतलब क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगी पोटाशियम आयंस की। तो होगा क्या इन रिजल्ट हमारे पास, आउटसाइड मोर पॉजिटिव, ठीक है, और इनसाइड क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जब बात की है ना बच्चे, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यूज किया था सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप, और हम जब भी कोई मूवमेंट एटीपी की उससे करवाते हैं, यानी कि एनर्जी लगा के करवाते हैं, तो बच्चे याद रखें उसका मतलब है कि वो मूवमेंट हमेशा क्या हो रही है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। मतलब कि जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है वहीं से चीज उठा के उस जगह पे भेजी जा रही है जहां पे उसकी ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब कि सोडियम, यहाँ पे अगर आप देखें तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन मैंने आपको कहा कि बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अंदर से उसको और, यानी कि जहां पे ज्यादा है दोबारा वहीं पे उसको भेज रहे हैं, अंदर जहां पे कम है वहां से हम उसको उठा के बाहर भेज रहे हैं और साथ में एनर्जी लगा रहे हैं, एटीपी लगा रहे हैं। ठीक है, और जो पोटाशियम आयन है इनकी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, और बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, और हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी लगा के जो बाहर कम सोडियम पोटाशियम है उनको भी हम उठा के किधर भेज रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं। किसकी मदद से, एटीपी की मदद से। यानी कि जब कभी भी आप एटीपी लगा के मूवमेंट होती है किसी चीज की तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम आ जाते हैं कि हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बच्चे यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के चेक किया जाए, ठीक है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है बच्चे, वो आएगा आपके पास -0.07 वोल्ट। ठीक है, किससे चेक करेंगे हम, वोल्ट मीटर लगा के चेक करेंगे, और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, माइनस के अंदर होगा। ठीक है, -0.07 वोल्ट, और अगर हम मिली वोल्ट में इसको लिखें तो हम लिखेंगे -70 मिली वोल्ट। तो ये आपके पास क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी कि वो पोटेंशियल जिस वक्त नर्व के अंदर से कोई नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं कर रही, न्यूरॉन के अंदर से कोई नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं कर रही, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे ये अनस्टिमुलेटेड स्टेट के अंदर है न्यूरॉन। ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि जब ये रेस्टिंग कंडीशन में है तो मतलब कि अनस्टिमुलेटेड स्टेट में है, कोई स्टिमुलस पास नहीं हो रहा, कोई नर्व इंपल्स पास नहीं हो रही। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोलराइज स्टेट में है। पोलराइज स्टेट में हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव पोल है, एक साइड पे हमारे पास नेगेटिव पोल है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोलराइज स्टेट में है, अनस्टिमुलेटेड स्टेट, पोलराइज स्टेट, रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, तो बच्चे ये जो है आपके पास कुछ कंडीशन थी कि किस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको जनरेट किया जाता है। मतलब कि इस टाइम पे जब ये न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है, इस टाइम पे इसके अंदर से कोई नर्व इंपल्स ट्रेवल नहीं कर रही। जब नर्व इंपल्स जो है, जो मैसेज है, जो नर्व का पाथवे है, जो मैसेज का पाथवे है जिसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं, ठीक है, तो जब स्टिमुलस इसके अंदर से गुजरेगा, जब ये जो न्यूरॉन है जब ये किसी स्टिमुलस को कैरी करेगी और जब स्टिमुलस इसके अंदर से गुजरेगा तो क्या होगा बच्चे, इन चार्जेस के अंदर, इन
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर चेंज आएगा। चेंज आएगा तभी क्या होगा कि ये वर्किंग कंडीशन में आएगी, कंडक्टिंग स्टेट में आएगी। अभी ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट। जब ये एक्शन कंडीशन के अंदर आएगी और आपके पास वर्किंग स्टेट में आएगी तो उसे हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे, और इंशाल्लाह हम उसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।